हेलो, वेलकम यू ऑल। पार्टीशन इस वर्ड का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, पार्टीशन करना कोई चीज़ का, और इक्वी मतलब समान तरीके से। तो कोई चीज़ का पार्टीशन अगर इक्वली किया जाए तो उसको हम इक्वी पार्टीशन बोल सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, और ये रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट है? This is related to kinetic theory of gas, which is in combined geoscientist prelim syllabus as well as main syllabus. In kinetic theory of gas, this equipartition rule relates the temperature of a system to its average energy. Kinetic theory of gas में equipartition theorem टेम्परेचर को सिस्टम की एवरेज एनर्जी से रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है? एक्चुअल थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि each degree of freedom contributes half kBT to the energy of the system. ये जो हाफ kBT है ये किसका अमाउंट है? ये एनर्जी का अमाउंट है। और ये एनर्जी मैंने एप्सिलॉन से क्यों लिखा, कैपिटल से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल है। अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट गैस इज n और टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f, तो फिर टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा सिस्टम का? E विल बी इक्वल्स टू हाफ n f kb t। यहाँ पे kb क्या है? दिस इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ विच इज 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। अब इसका यूनिट क्या है? यूनिट है जूल पर केल्विन। अगर आप एसआई सिस्टम में जाओगे तो, और अगर आप सीजीएस सिस्टम में रहना चाहते हो तो 1.38 इंटू 10 टू द पावर -16 अर्ग पर केल्विन, क्योंकि 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। मान लीजिए आपको केबी का वैल्यू या यूनिट कुछ भी पता नहीं, तो उस केस में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है दैट इज इक्वल्स टू kb इंटू Na। Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर, और kb मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इन तीनों में से कोई दोनों का वैल्यू और यूनिट अगर आपको याद रह जाए तो तीसरा बहुत आसानी से निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल r की वैल्यू कितनी है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये एसआई सिस्टम में। और अगर लीटर एटमॉस्फेरिक सिस्टम में हो तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू और यूनिट कितना है? एवोगाड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसका यूनिट क्या है? अब बोलेंगे कि ये नंबर है, नंबर का यूनिट नहीं होता, लेकिन दैट इज रॉन्ग। एवोगाड्रो नंबर का यूनिट है पर मोल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी इक्वेशन लिखने के वक्त दोनों तरफ का, मतलब RHS राइट हैंड साइड एंड LHS लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ का यूनिट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड का यूनिट क्या है? जूल पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट है। अब उस हिसाब से राइट हैंड साइड में Na का यूनिट क्या बताया मैंने? मोल इनवर्स इनटू केबी का यूनिट कितना होगा? केबी का यूनिट होना चाहिए फिर जूल पर केल्विन। सो LHS और RHS का यूनिट मैच गया। इसका मतलब हमने जो इधर जूल पर केल्विन लिखा था केबी का यूनिट वो सही है, इधर जो जूल पर मोल पर केल्विन लिखा था आर का यूनिट वो भी सही है, और एवोगाड्रो नंबर का यूनिट मोल इनवर्स वो भी सही है। अब देखिए, अब जो मेन इक्वेशन का हम बात कर रहे थे वो है ये। इस इक्वेशन में अगर n को हम एवोगाड्रो नंबर से रिप्लेस करें तो वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन विल बी हाफ RFT, मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एक तरफ रख के हाफ RT आप बोल सकते हैं जब हम टोटल 1 मोल गैस को कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम गैस के एक मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हैं तो फिर होगा हाफ F kBT, लेकिन अगर हम गैस के टोटल 1 मोल को कंसिडर कर रहे हैं तो होगा हाफ RT इंटू F। अब F के बारे में बात करते हैं कि F है क्या। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़,
जो ई और एनर्जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दैट इज एक्चुअली इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। आपको जब मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी और एंथैल्पी, इन सब चीज़ों में हम अलग अलग नोटेशन जो यूज़ करते हैं उसमें जो इंटरनल एनर्जी वाला कंपोनेंट है दैट इज रिलेटेड विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय दिस इक्वेशन। सो आई एम रीराइटिंग दिस इक्वेशन एज हाफ आर टी इंटू एफ। अब हम एफ के बारे में बात करेंगे विच इज़ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब क्या? मतलब कोई भी मॉलिक्यूल कितना फ्रीली कोई भी एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब टोटल नंबर ऑफ एक्सिस 3D लाइफ में कितने होते हैं? 3 डायमेंशन। अगर आपको इमेजिन करने में तकलीफ हो रहा है तो आप जिस रूम पे बैठे हो या कहीं पे भी बैठे हो वहाँ के दीवार का जहाँ पे मीट किया है तीनों दीवारें, कॉर्नर के तरफ एक बार देख लीजिए तो आपको दिखाई देगा सीधा सीधा 3 एक्सिस। एक मान लीजिए x, अनदर इज z एंड अनदर इज y। सो ये हो गया आपको 3D। अब मान लीजिए कोई एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब बस उसका एक ही एटम है। ये एटम ट्रांसलेशनल मोशन कौन से एक्सिस में दिखा पाएगा? देखिए, ट्रांसलेशनल का मतलब है आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सीधा जब जाओगे दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल। आप एक ही जगह रह के अगर आप रोटेट करते हो किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल। दिस इज ट्रांसलेशनल। कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ट्रांसलेशनल इस डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। और वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन है अगर आप एक ही जगह पे रह के एक पर्टिकुलर रेंज में बहुत स्पीड से बार बार टू एंड फ्रो मोशन दिखाओ तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। तो 3 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स एंड मोशंस आर देयर: ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। पहले हम ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल देखिए, एक्स एक्सिस की तरफ ट्रांसलेशनल कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। वाई एक्सिस में ट्रांसलेशनल कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। और जेड एक्सिस के थ्रू भी ट्रांसलेशनल मोशन कर पाएगा। तो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, दैट इज 3। उसी तरीके से एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल हम इमेजिन कर लेते हैं। इस डायटॉमिक मॉलिक्यूल को ट्रांसलेट करवाना है किस तरफ? एक्स एक्सिस के तरफ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। वाई एक्सिस के तरफ, सॉरी ये जेड एक्सिस मैंने माना था, जेड एक्सिस के तरफ वो भी हो जाएगा। और वाई एक्सिस के तरफ दैट विल ऑल्सो बी सक्सेसफुली पॉसिबल। सो ये जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है इसका भी सक्सेसफुली 3 ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल है। अब ट्राईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक देख लेते हैं। ट्राईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक सेम है क्योंकि 2 से ज़्यादा अगर एटम्स रहे कोई भी मॉलिक्यूल में तो वो जो मोशन दिखाएगा, पॉलीएटॉमिक कोई भी मॉलिक्यूल वही सेम मोशन फॉलो करेगा। सो ट्राईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम एक इमेजिन कर लेते हैं दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच हैव 4 एटम्स। नाउ फॉर दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो एक्स एक्सिस के थ्रू ट्रांसलेशन पॉसिबल है, जेड एक्सिस के थ्रू ट्रांसलेशन पॉसिबल है और वाई एक्सिस के थ्रू भी ट्रांसलेशन पॉसिबल है। सो यहाँ पे भी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है। तो हमने देखा जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3 है मोनोएटॉमिक के लिए, 3 है डायएटॉमिक के लिए और 3 है ट्राई या फिर पॉलीएटॉमिक के लिए। अब सेम वही मोनोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल हमने इमेजिन किया था यहाँ पे, उसको हम रोटेट करके देखते हैं कि ये किस किस तरफ रोटेशन होता है। इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। अब देखिए, इसका कोई पर्टिकुलर एक्सिस है नहीं, इसके अंदर से कोई भी तरीके से आप कोई भी एक्सिस इमेजिन कर सकते हो। तो इसको आप एक्स एक्सिस के थ्रू ऐसे घुमा सकते हो, वाई एक्सिस के थ्रू भी ऐसे घुमा सकते हो या जेड एक्सिस के थ्रू भी ऐसे घुमा सकते हो, मतलब रोटेट कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करने लायक है कि इसको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का नाम देंगे या नहीं देंगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब जब आप रोटेट कर चुके हो तो आपका पोजीशन चेंज होना चाहिए। अब इसको अगर आप रोटेट करते हो कोई भी एक्सिस के थ्रू या फिर मान लीजिए आपने खुद से अलग से कोई एक्सिस इमेजिन कर लिया, तो आफ्टर रोटेशन ये तो सेम ही रहा, मॉलिक्यूल का पोजीशन सेम रहेगा बिकॉज दिस इज मोनोएटॉमिक।
सो द रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल विल बी 0। लेकिन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में केस अलग होगा, क्योंकि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल को आप देखो एक्स एक्सिस वाइज रोटेट करके एक बार क्या होता है। इसको एक्स एक्सिस वाइज रोटेट करने के बाद हमें सेम वही के वही मॉलिक्यूल मिलेगा जैसा था। लेकिन अगर हम इसको वाई एक्सिस के थ्रू अगर रोटेट करें तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। कैसे? वाई एक्सिस आप मानिए कि आप जिस लैपटॉप में या मोबाइल में या कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हैं उसके ठीक परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस, ठीक है। उस स्क्रीन को इस पार उस पार करके जो एक्सिस हम इमेजिन कर पा रहे हैं दैट इज वाई एक्सिस। अब उस वाई एक्सिस के थ्रू अगर हम इस मॉलिक्यूल को, इस लोब का नाम हम देते हैं ए और इस लोब का नाम हम देते हैं बी, अगर इस मॉलिक्यूल को रोटेट करा जाए उस वाई एक्सिस के थ्रू, देखिए ये जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है इस पॉइंट के थ्रू वो वाई एक्सिस पास करता है। तो वाई एक्सिस के थ्रू अगर हम रोटेट करते हैं तो आखिर में बी लोब ए लोब के जगह में आ जाएगा और ए लोब बी लोब के जगह में आ जाएगा। सो इसका पोजीशन चेंज होगा। बट जब हम एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेट किए थे तब क्या हुआ था? तब ए लोब के जगह पे था और बी लोब के जगह पे था। सो दिस वाज नॉट कंसिडर्ड एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बट यहाँ पे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कंसिडर करेंगे। और उसके बाद बाकी क्या रहा? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के थ्रू अगर हम रोटेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? जेड एक्सिस के थ्रू रोटेट करके यहाँ पे भी ये मॉलिक्यूल पूरा घूम जाएगा और आखिर में हमको बी लोब और ए लोब इंटरचेंजेबल पोजीशन में मिलेगा अपने पोजीशन के रेस्पेक्ट में। सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना मिला? यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 1 मिला और यहाँ पे 0 मिला, विच वॉज थ्रू एक्स एक्सिस। सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमको मिला 2। सो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कि रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में इज 2। अब ट्राईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? यहाँ पे एक्स एक्सिस के थ्रू अगर हम मॉलिक्यूल को रोटेट कराएंगे तो सब लोब चेंज हो जाएगा। ये बीच के लोब को छोड़ के बाकी अगर हम ए बी सी और यहाँ पे नाम देते हैं डी, तो ए लोब इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, बी लोब नीचे आ जाएगा और सी लोब भी अपने पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। सो एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेशन सक्सेसफुल होगा। रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 1। एंड सेम विल हैपन इन केस ऑफ जेड एक्सिस एंड इन केस ऑफ वाई एक्सिस। क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो सेंटर के एटम को छोड़ के बाकी सारे एटम अपना पोजीशन चेंज करेगा। सो एक्स एक्सिस के बराबर भी हमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा, वाई एक्सिस के कंसिडर में भी हमें 1 मिलेगा और जेड एक्सिस के रिगार्डिंग भी हमें 1 मिलेगा। सो टोटल रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 3 इन केस ऑफ ट्राईएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं। बाकी क्या रहा? वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम डायरेक्टली काउंट नहीं करते हैं, इसके लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और हम थियोरेटिकली कैसे काउंट करते हैं? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से माइनस करके हमें वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलता है। अब टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? अगर कोई मॉलिक्यूल n नंबर ऑफ एटम्स से तैयार होता है सो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है 3 × n। फॉर एग्जाम्पल अगर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 3 × 1 इक्वल्स टू 3 इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक। अब अगर डायएटॉमिक हो तो दैट विल बी 3 × 2। सो 3 × 2 टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6। और अगर पॉलीएटॉमिक या ट्राईएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स अगर n है तो 3n होगा और नंबर ऑफ एटम्स अगर 3 है ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए सो 3 × 3 टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 9, ये ट्राईएटॉमिक के लिए। सो उसी अकॉर्डिंग वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम काउंट कर लेते हैं। मोनोएटॉमिक के लिए क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है और हमें यहाँ पे ट्रांसलेशनल कितना मिला? 3। रोटेशनल कितना मिला? 0। सो 3 - 3 + 0 कितना रह गया? 0।
तो कोई वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं दिखाता है। इन केस ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? 6 है टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, माइनस हम करेंगे 3 और 2, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। 3 + 2 माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आएगा? 6 - 5 1। और ट्राई एटॉमिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्राई एटॉमिक टोटल होता है 9, उससे माइनस होगा 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। सो 9 - 3 + 3 = 3। सो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हम इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। ये पॉलीएटॉमिक यहाँ पे नहीं होगा, ये ट्राईएटॉमिक के लिए स्पेसिफिक मैंने कर दिया है जब मैंने 3 ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को मेंशन किया है। अब एक्चुअली पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हम 2 टाइप का कंसीडर कर सकते हैं, एक है लीनियर और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल नॉन लीनियर। जो लीनियर है और नॉन लीनियर, उनमें डिफरेंस क्या होगा? एक ही जगह पे डिफरेंस होगा कि लीनियर मॉलिक्यूल बस 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिखा पाएगा, क्योंकि हमने देखा था ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लीजिए और इसको मान लीजिए साथ में और भी चेन जुड़ा हुआ है। ये एक पॉलीएटॉमिक है लेकिन ये है लीनियर। अब इस पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल्स को मैं अगर एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेट करवाऊंगा तो इसका पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ जेड एक्सिस के थ्रू और वाई एक्सिस के थ्रू रोटेट करने पे ही पोजीशन चेंज होगा। सो पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल्स के सिर्फ 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। वेदर इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे 3 नॉर्मल रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। ट्रांसलेशनल दोनों के कितने रहेंगे? सेम रहेंगे, 3 ट्रांसलेशनल, यहाँ पे भी 3 ट्रांसलेशनल। रोटेशनल कितने रहेंगे? पॉलीएटॉमिक लीनियर में रहेगा 2 और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर में रहेगा 3। अब आते हैं वाइब्रेशनल पे। टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होते हैं? पॉलीएटॉमिक हमें पता नहीं कितना एटम है, हम मान लेते हैं n एटम है। सो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 3n। सो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 3n - 5, ये 2 और 3 को माइनस कर दिया। और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के केस में 3n - 6, ये 3 और 3 को कैंसिल कर दिया। सो दिस जनरल फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी जो होता है, मान लीजिए 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स के लिए, वो होते हैं ½ f/RT। अब यहाँ पे हमने f जनरलाइज कर दिया था, लेकिन f का 3 पार्ट है, आपको पता चल गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? f ट्रांसलेशनल प्लस f रोटेशनल और प्लस f वाइब्रेशनल, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सेपरेट करने के बाद कुछ ऐसा इक्वेशन आना चाहिए, ½ f ट्रांसलेशनल इंटू RT प्लस ½ f रोटेशनल इंटू RT और ½ f वाइब्रेशनल इंटू RT। इसको और थियोरेटिकली समझा के लिखे तो हर एक ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम RT/2 ये पार्ट एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है, हर एक रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम RT/2 इतना एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा, और हर एक वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम RT/2 इतना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। बट देयर इज अ ट्रिकी पार्ट कि ये चीज़ सही नहीं है। ये जो वाइब्रेशनल वाला केस है, ये नॉर्मली बाकियों की तरह RT/2 इतना एनर्जी कंट्रीब्यूट नहीं करता, बल्कि वाइब्रेशनल मोशंस कितना एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है। अगर हम रूम टेम्परेचर का बात कर रहे हैं या ऑर्डिनरी टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, तो ये जनरली कंट्रीब्यूट करता है 0.2 R या फिर सिंपली 0 R। ये जो मैं R बोल रहा हूँ दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये होता है एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करता है RT। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात कौन सा है कि एग्ज़ाम में अगर कोई भी चीज़ मेंशन ना किया हो तो आप मान लीजिएगा कि ये ऑर्डिनरी या फिर रूम टेम्परेचर में रिएक्शन या सिस्टम प्रोसेस हो रहा है, और उस टेम्परेचर में आपको 0 लेना है।
वाइब्रेशनल मोशन से जो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन है उसको आपको 0 लेना है, 0.2 भी नहीं लेना है। CSIR नेट या गेट में अगर आपको 0 लेके आंसर मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ तब आप 0.2 इस वैल्यू को यूज कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली 0 लीजिएगा। और अगर एट हाई टेम्परेचर मेंशन किया है क्वेश्चन में तो आपको R लेना पड़ेगा। तो फाइनली 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो इंटरनल एनर्जी है वो कितना होगा? फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम RT/2 इतना एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम RT/2 इतना एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है, और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या तो 0 एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि R अगर 0 हो जाएगा तो पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा, या तो फिर RT ये अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। अब मान लीजिए आपको बोला गया है कि एक मॉलिक्यूल है डायटोमिक AB, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, इसके आपको आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन फैक्टर। अब ये क्या है? इसको आप गामा के नाम से जानते हैं। गामा मतलब CP/CV, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियोज है उसको बोलते हैं गामा, और इस गामा को बोलते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन फैक्टर। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? किसी चीज का 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको जितना हीट देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मान लीजिए आप किसी चीज का टेम्परेचर A डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना चाहते हो A+X डिग्री सेंटीग्रेड, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ? X डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके लिए आपको Y जूल हीट देना पड़ा। Y जूल हीट जो आपको देना पड़ा, तो हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन वाइज हीट कैपेसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Y/X। Y का यूनिट क्या है? जूल, और नीचे क्या है? X का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या हुआ? जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम यहाँ पे बोलते कि X केल्विन हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो क्या होता? उसके लिए अगर Y जूल सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होता तो हमें यहाँ पे बस अपना यूनिट चेंज करना पड़ता कि Y/X जूल पर केल्विन ये यूनिट होता। लेकिन CP और CV सिर्फ हीट कैपेसिटी नहीं है, दीज आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और कोई भी डेफिनेशन में उसके आगे अगर स्पेसिफिक लगाया जाए उसका मतलब होता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए। बाकी पूरा डेफिनेशन आप सेम रखिएगा, उसके पहले सिर्फ कर दीजिएगा कि फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि कोई भी कंपाउंड का 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना हीट देना होता है। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि m ग्राम सब्सटेंस है आपके पास, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है और उसके लिए Y जूल हीट आपको दिया जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इक्वेशन आप कैसे बनाइएगा? आपको इंक्रीज करना है X केल्विन टेम्परेचर, तो X केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको Y जूल चाहिए, तो 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए आपको कितना जूल चाहिए? Y/X जूल। अब m ग्राम सब्सटेंस का ये इंक्रीज करने के लिए X केल्विन टेम्परेचर इतना हीट चाहिए, तो 1 ग्राम सब्सटेंस का कितना चाहिए होगा? Y/Xm। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा Y/X इंटू m, जहाँ पे m है ग्राम में, x है केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में, और y है जूल में। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा? जूल पर केल्विन पर ग्राम। तो इस दोनों यूनिट में आप डिफरेंस देख लीजिएगा कि हीट कैपेसिटी का यूनिट है जूल पर केल्विन या फिर जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, और वहीं पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है जूल पर केल्विन पर ग्राम या फिर जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राम। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ पे हमारे पास एक AB हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल था और उसका गामा, जिसको हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन फैक्टर भी बोलते हैं, गामा हमें निकालना पड़ेगा। सो हम कैसे करेंगे? डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 6 होगा। उसमें से ट्रांसलेशनल कितना होगा? हमारे पास 3 होगा।
अब डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, लीनियर होता है, डायटोमिक का नॉन लीनियर होने का कोई चांसेस ही नहीं है। सो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2 होगा। और वाइब्रेशनल कितना बचा, टोटल अगर 6 है तो उससे 3 माइनस जाएगा और 2 भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 3 + 2 सब्सट्रैक्ट होके होगा 1 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब इंटरनल एनर्जी, उसका फॉर्मूला कितना है, उसके फॉर्मूले के मुताबिक ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटू RT/2 प्लस रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटू RT/2 और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटू 0। आपको कुछ भी नहीं कहा गया है, मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर में रिएक्शन हो रहा है या सिस्टम काम कर रहा है, मतलब आपको 0 लेना पड़ेगा। और अगर इससे एग्जाम हॉल में आंसर नहीं मैच करता है तो आप 0.2R लीजिएगा, उसके पहले नहीं। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के जगह 3 इंटू RT/2 प्लस रोटेशनल के जगह 2 इंटू RT/2 प्लस 0, टोटल कितना हुआ 5RT/2। अब देखिए, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो एक होता है कांस्टेंट प्रेशर में विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज CV, और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज CV। अब CP होता है ΔH/NDT। H क्या है, एंथैल्पी। एंथैल्पी के साथ कांस्टेंट प्रेशर का जितने भी इक्वेशंस है वो रिलेट करता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम में DU/NDT, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में मैं पढ़ाऊंगा। इंटरनल एनर्जी के साथ कांस्टेंट वॉल्यूम वाला जितने भी इक्वेशन है वो मैच करता है, और ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसके यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमें U दिया गया है तो वहाँ से हम CV कैसे निकालेंगे, बस उसको हमें नंबर ऑफ मोल्स से और DT मतलब टेम्परेचर से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अगर हम इसको CV में कन्वर्ट करना चाहे तो बस T से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये T वाला कंपोनेंट अगले स्टेप में नहीं रहेगा। सो CV = 5R/2। तो CP क्या होगा, अगर CV का वैल्यू इतना है तो यहाँ पे आते हैं मेयर्स इक्वेशन। आप सबको पता होगा मेयर्स इक्वेशन, CP - CV = R, एक्चुअली NR, लेकिन यहाँ पे N1 है तो R। तो इस इक्वेशन में अगर हम CP - CV के जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 7R/2। तो हमारे पास अभी CP है और CV है, तो हम गामा कैसे निकालेंगे, CP/CV, दैट इज 7/5 आपका आएगा, विच इज इक्वल्स टू 1.4। ये रहा आपका आंसर। अगर आपको कहा जाता कि हाई टेम्परेचर में गामा आपको निकालना है तो कौन सी जगह पे आप चेंज करते, ये जो मैंने 0 लिया है ये 0 नहीं होता, यहाँ पे होता FV वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटू RT, और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल में, 1। तो तब टोटल वैल्यू आता U का 7RT/2। U का इतना वैल्यू आया है, मतलब CV का कितना वैल्यू आता, 7R/2। सो CP - CV = R। By applying this equation we would get CP = 7R/2 plus R, मतलब 9R/2। अब आपके पास CP का वैल्यू हो गया 9R/2 और CV का वैल्यू था 7R/2। सो गामा वुड बी CP/CV = 9/7, 1.29। अब देखिए, एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन तो आपको नहीं पूछेंगे। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ए सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दैट डिसोसिएट्स इन अ क्लोज्ड वेसल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड वेसल टू मोनोएटॉमिक फॉर्म, ट्राइएटॉमिक से ये मोनोएटॉमिक हो रहा है। और आफ्टर 50% ऑफ डिसोसिएशन हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी देयर पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी देयर इन द वेसल। अब इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल दिया गया है, उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता कितना कितना है। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब 3 एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 3 ×
3 मतलब 9। उसमें ट्रांसलेशनल कितना होगा, 3 होता है। रोटेशनल कितना होगा, लीनियर नॉन लीनियर कुछ कहा नहीं गया है, मतलब हम इसको नॉन लीनियर पकड़ेंगे, और नॉन लीनियर का कितना होता है, 3। सो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, टोटल 9 माइनस ये जो 2 है उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी 3 ऑल्सो। अब देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल है, कोई भी एक ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल आप इमेजिन कर लीजिए, क्या होगा, A3। अब बोल रहे हैं कि ये मोनोएटमिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, मतलब A3 से 3A बना है। अब यहाँ पे थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स का आइडिया चाहिए होगा, क्योंकि 50% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला गया है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा ये क्या है कि कितने फ्रैक्शंस ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट होता है प्रोडक्ट में। अब अगर बोला जाए कि 20% डिसोसिएट हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, 0.2। वैसे ही इधर बोला गया है कि 50% डिसोसिएट हो गया है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम पकड़ेंगे 0.5। अब एट टाइम t इक्वल्स टू 0, मतलब रिएक्शन जब चालू नहीं हुआ था, तब मान लेते हैं कि A3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास था N, और जो A एटम है वो हमारे पास था 0। और जब t इक्वल्स टू t हाफ है, हाफ क्यों, क्योंकि 50% डिसोसिएशन हमको बोला गया है, तो t हाफ मान लेते हैं। तो A3 कितना रहेगा t हाफ में, N माइनस N अल्फा, और A एटम कितने जेनरेट होंगे, 3N अल्फा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो A एटम है वो N अल्फा जेनरेट हो रहे हैं, लेकिन हर एक A3 मॉलिक्यूल 3 A एटम में डिसोसिएट होता है, सो दिस फैक्टर 3 इज फॉर दैट। अब ये है क्लोज्ड वेसल वाला मामला, क्वेश्चन में बताया गया है, और हमें चाहिए क्या, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी देयर पर मॉलिक्यूल इन द वेसल। हमने यहाँ पे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो निकाल लिए थे, लेकिन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो यहाँ पे बन रहा है उसका भी निकाल लेते हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, 3 × 1 = 3, और ट्रांसलेशनल कितना है, ट्रांसलेशन ही है 3, बाकी रोटेशनल और वाइब्रेशनल नहीं है, 0 और 0। कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, हमें निकालना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स है फाइनल कंडीशन में। फाइनल कंडीशन में N माइनस N अल्फा इतना A3 मॉलिक्यूल्स है, और 3N अल्फा इतना A मॉलिक्यूल्स है। अब ये हुआ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। N माइनस N अल्फा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, उसका टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 9, सो इंटू 9 प्लस फाइनल कंडीशन में वेसल में A मॉलिक्यूल कितना है मोनोएटॉमिक, 3N अल्फा, सो 3N अल्फा इंटू टोटल नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का कितना होता है, 3, सो इंटू 3 डिवाइडेड बाई पर मॉलिक्यूल बोला गया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N माइनस N अल्फा ये वाला पार्ट प्लस 3N अल्फा ये वाला पार्ट, तो क्या रहेगा 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू कितना था, डिग्रीज ऑफ डिसोसिएशन 0.5, क्योंकि 50% डिसोसिएट हो गया था, सो 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू 0.5, सो द फाइनल आंसर विल बी 4.5। अब एक्चुअल जिस एग्जाम में क्वेश्चन आया था वहाँ पे इसका आंसर की था 3.75, 4.5 नहीं था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया था कि प्लीज़ इग्नोर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब अगर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप इग्नोर करोगे, देखिए मोनोएटॉमिक कंडीशन में जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है वहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो है नहीं, लेकिन ट्राई एटॉमिक में जो हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किए थे टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो 6 से एक्चुअली मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था 3, तो ये 3 सब्सट्रैक्ट होके बाकी रहेगा 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये अगर 6 से मल्टीप्लाई तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा 3.75, कि A और B दो मॉलिक्यूल का रिएक्शन होने के बाद
एक प्रोडक्ट तैयार होता है लेकिन बीच में ट्रांजिशनल स्टेट भी तैयार होता है। अब इस ट्रांजिशनल स्टेट के बारे में ये बताया गया है कि ये है नॉन लीनियर और पॉलीएटॉमिक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक ट्रांजिशनल स्टेट का वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं। हमें क्या पता है कि नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं 3n, ट्रांसलेशनल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है 3 और रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का नंबर होता है 3। सो वाइब्रेशनल का ऑब्वियसली 3n-6 होना चाहिए। ये भी ऑप्शन में आपको मिलेगा लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जब भी कोई रिएक्शन के चलते बनता है तो वहाँ पे एक वाइब्रेशनल मोड कन्वर्ट हो जाता है एक ट्रांसलेशनल मोड में। तो सिंपली आप सोचिए कि वाइब्रेशनल मोड था 3n-6 होना चाहिए था इतना, लेकिन यहाँ से एक सब्सट्रैक्ट हो गया और ट्रांसलेशनल मोड एक बढ़ गया, तो वाइब्रेशनल मोड कितना होगा 3n-7। ये भी ऑप्शन में था और दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा को जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के टर्म पे रिप्रेजेंट कीजिए। ये कैसे होगा? हमें क्या पता है, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ F/T। अब F अगर मैं अलग अलग से ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल नहीं पकड़ता हूँ तो F को हम F लिख सकते हैं एज अ होल, और दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अगर 1 मोल ना होता, अगर हमें 1 मॉलिक्यूल के लिए करना होता ये कन्वर्शन, तो U का वैल्यू कितना होता, हाफ F kBT, वेयर KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। KB को R में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, और इसीलिए ये इक्वेशन है 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए और ये इक्वेशन है 1 मॉलिक्यूल के लिए। अब हम देखते हैं कि U को अगर हम CV में कन्वर्ट करके लिखे तो क्या होगा, डेल्टा U इक्वल्स टू NCV dt एंड डेल्टा H इक्वल्स टू NC dt। ये मैंने पहले भी कहा था। तो U को CV में कन्वर्ट करने के लिए बस टेम्परेचर से डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ F/R। तो Cp क्या होगा, तो Cp विल बी R प्लस CV, जिसका वैल्यू है R प्लस हाफ F/R। सो गामा विल बी Cp बाई CV इक्वल्स टू R, अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस F/2 डिवाइडेड बाई R इंटू F/2, तो फाइनली इट विल कम 2 प्लस F/F। ये इक्वेशन आप याद रखिएगा कि गामा इक्वल्स टू 2 प्लस F/F। यहाँ से डायरेक्ट कभी कभार मैथ्स आ जाते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक, इफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, जिसका गामा भी दिया हुआ है, इज मिक्सड विथ 1 मोल ऑफ डाईएटॉमिक गैस, यहाँ का भी गामा दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर विल बी। मिक्सचर में गामा कितना होगा? अगर आप डायरेक्टली ऐसा करते हो कि मोनोएटॉमिक गैस का जो गामा है 5/3 प्लस डायएटॉमिक गैस का जो गामा है 7/5 डिवाइड बाई 2 करते हो, तो आपका आंसर आएगा गलत। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा। देखिए, मोनोएटॉमिक गैस में गामा आपको दिया गया है 5/3, तो इसको हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं कि 5/2 डिवाइडेड बाई 3/2, क्योंकि हमें पता है कि ये CP/CV का वैल्यू बाई 2 करके ही होता है, क्योंकि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ हमारा जो कंपोनेंट रहता है वो है RT/2 एनर्जी के केस में और R/2 CV के केस में। तो मोनोएटॉमिक गैस के केस में हम CP को लिख सकते हैं 5/2R और CV को 3/2R। वैसे ही डाईएटॉमिक गैस में हमको दिया गया है 7/5, सो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 7/2 बाई 5/2, तो CP हो गया 7/2R और CV हो गया 5/2R। अब मोनोएटॉमिक गैस में CP का वैल्यू है 5/2R और डाईएटॉमिक गैस में CP का वैल्यू है 7/2R। सो मिक्सचर में CP का वैल्यू आएगा 5/2R प्लस 7/2R डिवाइडेड बाई 2, और वैसे ही CV का वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस में है 3/2R
और CV का वैल्यू डायटोमिक गैस में है 5/2R। सो CV का वैल्यू मिक्सचर में आएगा 3/2R प्लस 5/2R डिवाइडेड बाई 2। सो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3R और यहाँ पे मिलेगा 2R। सो गामा इन द मिक्सचर विल बी CP बाई CV। मिक्सचर का CP है 3R और मिक्सचर का CV है 2R। सो इट विल बी 1.5। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।